वोट की कदर जाने और लीडर को पहचाने। अगर ये दो क्वालिफिकेशंस हम में जिस दिन आ गई, उस दिन इलाके का, मुल्क का और हम सब की मुकद्दर चेंज हो जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रामा टाइम्स का खुसूसी प्रोग्राम मेरा इंतखाब और मैं हूं आपका मेज़बान सुभान सुहेल। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। चेयरमैन चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान साबिक और सियासी महाज के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जस्टिस साहिब खान साहब हैं हमारे साथ। इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में बहुत एक बड़ा अपना नाम कमाया है। आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद फिर से सियासत के मैदान में कदम रखा है। सबसे पहले सर आपको हमारे रामा टाइम्स के खुसूसी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सुभान सुहेल, आपका बहुत शुक्रिया। रामा टाइम्स का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका फराहम किया। जस्टिस साहब, यकीनन आप गिलगित बल्तिस्तान के एक बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर हो गए हैं और गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस ज़िला स्टोर की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है आपका, क्योंकि आपने 16-17 साल के बाद दोबारा से एंट्री दी है कि ज़िला स्टोर की सियासत के अंदर। तो आप इत्तेहाद गुदई भी आप करने जा रहे हैं। इस हवाले से भी सर जो सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि जो आप इस वक्त सियासी मैदान में उतरे हैं, किस विज़न के साथ उतरे हैं और क्या आपका मिशन है आगे? सुभान सुहेल साहब, आपने सियासत के हवाले से और ज़िला स्टोर के मसाइल के हवाले से बुनियादी सवालात, बहुत सारे सवालात को यकजा करके मुझसे जवाब मांगा है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको तफसील से बताना चाहूँगा कि ज़िला स्टोर जो गिलगित बल्तिस्तान का इंतहाई पसमानदा और दूर आफ्तादा इलाका है, जो कि कश्मीर की सरहद से, मकबूजा कश्मीर की सरहद, आज़ाद कश्मीर की सरहद, बल्तिस्तान की सरहद, इधर से कोहिस्तान की सरहदों से मिला हुआ है, जिसके गुनागू मसाइल हैं। इन मसाइल से नबर्द आज़मा होने के लिए मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने अपने अपने औकात में सही कोशिश की होगी, लेकिन बुनियादी मसाइल जो कि तू पड़े हुए हैं, जिसमें ज़राए आमदरफ्त सबसे बुनियादी मसला है, बिजली और उसका पावर का बहुत बुनियादी मसला है, गुर्बत का, इफलास का, तालीम का, सेहत के बहुत बड़े मसाइल यहाँ पेचीदा मसाइल हैं। 2005 में मैं सियासी ज़िंदगी को तर्क करके मैं जुडिशरी में चला गया था, तो ज़िला स्टोर का क़याम भी हमारे ही दौर में अमल में आया था। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि हम इलेक्शन को हार चुके थे, दूसरे हमारे अपोनेंट जीत चुके थे, तो ये ज़िला जो है तकसीम दर तकसीम होकर इसका हेडक्वार्टर का ही तयन नहीं हो सका। जो आज के बुनियादी मसाइल में एक मसला ये है कि ये ज़िला यकजा एक जगह में बनने के बजाय पूरे स्टोर पे फैला हुआ है। तो लोग एक छोटे से मसले के हल के लिए पूरा स्टोर का चक्कर वो लगा रहे हैं एग्रीकोर्ट का। दूसरा, सेहत के हवाले से कोई मरकज़ी अस्पताल 100 बेड का अभी तक स्टोर में कायम नहीं हो सका। हालिया ये जो वबा फैली थी कोविड-19 वाली, उसमें भी यहाँ टेस्ट की कोई फैसिलिटी नहीं थी। छोटे छोटे ज़िला में ये टेस्ट की फैसिलिटी मौजूद थी। तो अब ये है कि मैं 17 साल के बाद आया हूँ, तो सियासत बुनियादी तौर पर मेरे ख़्याल में खिदमत ही का नाम है। अब मेरा मकसद जो है इस ज़िले की खिदमत, आवाम की मसाइल के हल के लिए मैंने ये कदम सियासत की ज़िंदगी में रखा है। और इसके लिए हल्के की सियासी ज़िंदगी के लिए हमने इलाके के उन पसमानदा और क़यादत से महरूम लोगों को क़यादत की फराहमी के लिए एक बुनियादी तौर पे ये हमने इत्तेहाद की तश्कील दी है। हम उसके ज़रिए चाहते हैं कि वो लोग, वो इलाके, वो यूनियन कौंसलें जो GB कौंसल की नुमाइंदगी के लिए तस्वूर तो क्या अपना फार्म भी दाखिल करने की पोजीशन में नहीं है, तो हमारा ख्याल ये है कि हम लोगों में इत्तेहाद, यगानियत और एक दूसरे से मेल मिलाप के ज़रिए उनमें ये करज पैदा करें और उनको ये मौके फराहम करें कि वो GB की असम्बली तक कम अज़ कम रसाई का हौसला पैदा हो उनमें। जब से आप रिटायर हुए हैं उसके बाद इत्तेहाद गुदई के नाम से एक नारा जो सोशल मीडिया में भी बुलंद हो रहा है और फिर उसके बाद उसके बैकग्राउंड में आप काम भी कर रहे हैं ऑलरेडी। पिछले दिनों आपने मनीमर्ग में भी बहुत बड़ा पब्लिक जलसा किया। तो ये इत्तेहाद गुदई का बुनियादी मकसद क्या है और ये इत्तेहाद गुदई किस हद तक कामयाब होगी सर? देखें सुभान सुहेल साहब, इत्तेहाद गुदई तो आज खुद जो है ना, ये किसी गाँव या किसी यूनियन कौंसल के हद तक इत्तेहाद का नाम नहीं है। इसमें शामिल जो 3 कैंडिडेट थे उनका ताल्लुक गुदई से ज़रूर है, गुदई यूनियन से। लेकिन हमारा बुनियादी कौन कौन से कैंडिडेट जो इलेक्शन के लड़ने के जो
पुराने कैंडिडेट हैं, उसमें मेरे अलावा ये वज़ीर इबादत साहब हैं, पहले पीपल पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ते रहे हैं, डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब हैं, पिछले इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो ये ख्वाहान थे, ये सब भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे। मेरा भी सियासी ज़िंदगी में अमल दखल का प्रोग्राम था, तो हमने बैठ के ये प्रोग्राम किया कि आपस में इलेक्शन करके बजाय इसके कि माहौल को हम मज़ीद उसको तुर्श बना लें, हम ये बैठ कर किसी एजेंडे के नीचे काम करें। एजेंडा हमारा सिर्फ ये था कि गुदे यूनियन में देखें तो आबादी का तनासब के लिहाज से डायरेक्ट इलेक्शन मेरे अलावा आज तक उस हल्के से कोई इलेक्शन विन नहीं कर सका, इसलिए लोग वहाँ डिप्रिवेशन फील कर रहे थे, खुसूसन हमारी शिया सेक्ट जो है ये फील कर रही थी। फिर हमारे यूनियन कौंसल में निमार कमरी का, वो छोटी सी यूनियन है और बॉर्डर पे रहती है, इंतहाई पसमानदा है, वो कभी उनका कोई पढ़ा लिखा बाशऊर आदमी, काबिल आदमी तस्वूर भी नहीं कर सका मैं जाकर इलेक्शन लड़ूंगा, मैं मेंबर बनूंगा पार्लियामेंट का। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है और प्रोग्राम ये है कि हम अपॉर्चुनिटी पैदा करें लोगों को। इन डिप्राइव्ड जो यूनियन कौंसलें हैं, गाँव हैं, जो नेगलेक्ट हुए हैं माज इस वजह से कि उनका नुमाइंदा नहीं था, तो हम उनको अपॉर्चुनिटी थ्रू दिस इत्तेहाद फराहम करना चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़ने की अपने अंदर हौसला पैदा करें, लड़ भी लें और अपने लोगों को फैसिलिटेट करें और दीगर इलाकों के बराबर डेवलपमेंट में लाएं उनको। सर, इत्तेहाद गुदई में यकीनन आपने काफ़ी अरसे से काम किया है, तो आप 3 उम्मीदवार इस मैदान में हैं जो इत्तेहाद गुदई है। आप हैं, डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब हैं और वज़ीर इबादत साहब हैं, तो क्या इनमें से आप तीनों में से कौन इस दफ़ा इस मैदान का खिलाड़ी बनेगा सर? हाँ, देखें सुभान सुहेल साहब, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। इसके लिए हमने अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए ये सवाल को हमने अपने वोटरों तक रखा हुआ है कि आप बजरिया तश्कील कमेटी हमारे में से जिसको आप नामज़द करेंगे वो इलेक्शन लड़ेगा। इसमें अवल हम पब्लिक पार्टिसिपेशन को बुनियादी हैसियत देना चाहते थे, तो बाज़ जगहों में हमें पब्लिक मैंडेट ये मिला कि आप तीनों में से इत्तेफाक करके जो भी इलेक्शन लड़ते हैं हमारे लिए कबूल है। और कुछ जगहों ने कहा कि यार हम कमेटियाँ बनाएंगे। अब देखते हैं, डेट करीब आ रही है, अगर हमें इन टाइम हमें कोई पब्लिक की तरफ से कोई कमेटियों की शक्ल में नहीं मिला तो हम इस बात पे तीनों आदमी एग्री हैं कि जनाब अली हम में से जो बेहतर कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट जो होगा इंशाल्लाह हम बिल इत्तेफाक उसको फील्ड में उतारेंगे। लेकिन आप मजबूत 3 उम्मीदवार एक मैदान में हैं, तो ये सीट विन करने की पोजीशन में होंगे सर आप? देखें, मैं सुभान सुहेल साहब, देखें कामयाबी नाकामी अल्लाह की तरफ से है, फिर फैसला आवाम का है। हमारा इस इत्तेहाद में जब हमने ये इत्तेहाद किया तो जाहिर है इसका रिएक्शन भी कुछ लोगों पे, कुछ पार्टियों पे, कैंडिडेट्स पे ज़रूर है। तो हमें अपने तौर पे इस बात का कामिल यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी हमारे सर ठहरेगी। तो नहीं, अगर कोई और भी खुदा न खास्ता जीतता है, पब्लिक मैंडेट देती है, तो हमारा ये फोरम मौजूद रहेगा, उससे काम लेने की कैपेसिटी होगी इसकी। आपके हलके का सूबाई वज़ीर बल्दियात रहा है राना फरमान अली खान साहब, तो बकौल PMLN के उन्होंने हलके में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। किस हद तक मुतमईन है सर आप? देखें, प्रोजेक्ट और तरक्याती काम हुए हैं। सुभान सुहेल साहब, आपको पता है कि मेरा ज़ाती ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से भी रहा है, फिर बाद में मुस्लिम लीग काफ मैंने ज्वाइन की थी, और अस्तौर ज़िले का क़याम, थालीसी पुल का क़याम और ये बहुत सारी चीज़ें यहीं काफ लीग की मरहून मदद है जो अस्तौर के लिए मिली है। तो फरमान अली साहब जो मिले, मेंबर बने, तो वो एक ऐसा टीनोर था जब नवाज शरीफ के ख़जाने के तजोरियाँ गिलगित बल्तिस्तान पे खुली हुई थी। तो मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि वो फ़ायदा हम नहीं ले सके। यहाँ की पीपल पार्टी के ज़माने में 15 करोड़ और मुस्लिम लीग के ज़माने में 15 करोड़ मिला के 30 करोड़ का सिर्फ आधा अस्तौर का रोड इन्होंने रखा, वो भी दरिया बोरद हो गया इनकी नीति की वजह से। बाकी किसी गाँव की वेटरनरी डिस्पेंसरी, फर्स्ट एड पोर्ट्स, प्राइमरी स्कूल किसी ज़िले की या किसी कौम की तरक्की की बुनियाद नहीं है। आज हमें उससे हमारा विज़न बहुत आगे होना चाहिए। हमारे पास क्रेडिट कॉलेज होने चाहिए, हमारे पास क्रेडिट पब्लिक स्कूल्स होने चाहिए, इंग्लिश मीडियम के अच्छे हेल्थ सेंटर होना चाहिए, वो कम तादाद में हों लेकिन वेल इक्विप्ड होना चाहिए, लोगों को फैसिलिटी होनी चाहिए और रोड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर एक आदमी ने सिर्फ अपने गाँव की तरक्की की है, ठीक है, उस गाँव की ज़रूरत होगी, हम उसका एतराज़ नहीं करते,
لیکن وہ ایکویٹیبل بھی نہیں ہے، وہ جناب علی ضلع کی بھی ترقی نہیں ہے۔ میں سبحان سہیل صاحب میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 2004 کے الیکشن میں ہار کے جانے کے بعد استور کی لیول کا کوئی پروجیکٹ آج آپ کے سامنے نہیں ہے۔ یہی سبب بنا کہ ہمیں دوبارہ واپس سیاست کی طرف مڑنا پڑا۔ یہاں پہ میگا پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو پی ایم ایل این جو فیڈرل جو ان کی حکومت تھی اور گلگت بلتستان میں حفیظ الرحمان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ 5 سال کے جو ابتدائی جو مرحلے تھے انہوں نے یہی ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا کہ ہم نے شارٹر پاس منصوبے کو ہم نے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے اندر آلریڈی رکھوائے ہیں۔ بعد میں ان کی حکومت جاتے جاتے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں حفیظ الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے اندر یہ پروجیکٹ رکھوایا تھا۔ بعد میں عمران خان صاحب کی حکومت جب آئی تو انہوں نے فیڈرل پی ایس ڈی پی سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ کس حد تک صداقت ہے سر؟ دیکھیں سبحان صاحب، آپ بھی بہت بخوبی ان باتوں سے واقف ہیں اور ہمیں بھی اس کا تجربہ بھی ہے، عملاً ہم ان فورم سے گزر کے ہم آئے ہیں۔ دیکھیں جس آدمی نے جو پروجیکٹ رکھنے ہیں، کسی گورنمنٹ نے رکھنے ہیں، تو ان کے ٹینیور میں اگر وہ فنکشنل ہو جاتے ہیں، سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کا کریڈٹ ضرور ان کو دے دیں۔ تو جب کسی چیز کا وجود ہی نہیں آیا، کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو آپ صرف دعویٰ ہی سمجھے۔ مسلم لیگ میں حفیظ صاحب نے بہت بڑی اپرچونٹی پہلی یہ ضائع کی کہ نواز شریف نے سرتاج عزیز کمیٹی تشکیل دی اور بڑا ہوم ورک ہوا اس پہ، گلگت بلتستان کے لیے بہت اچھا پیکیج تیار ہوا، جس کو یہاں امپلیمنٹ یا ادھر نافذ ہونے کا جو اپرچونٹی وہ انہوں نے مس کیا۔ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بھی انہوں نے پیسے چھوٹے چھوٹے مدوں میں لگا کے گلگت بلتستان لیول پہ، آج گلگت کو آج خود دیکھیں تو کوئی ایسا میگا پروجیکٹ گلگت میں پاور کا نہیں ہے جس سے گلگت کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو۔ چاروں طرف سے پانی کا بہاؤ، چاروں طرف سے دریاؤں کا بہاؤ موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں دو حکومتیں ہم سے ابھی تک گزر چکی ہیں، ایک پیپل پارٹی کی مہدی شاہ گورنمنٹ، ایک مسلم لیگ کی حفیظ گورنمنٹ، دونوں نے ابھی گلگت سٹی کو لوڈ شیڈنگ سے نجات نہیں دلا سکے۔ تو اب ان کی ترقی اور ویژن اور ان کی دیگر باتوں کا جواب یہ ہے کہ ان میں سے جو دعویٰ کرتے تھے کوئی بھی پروجیکٹ فیلڈ پہ نہیں ہے۔ جسٹس صاحب، یقیناً آپ سیاسی میدان میں ابھی کھلاڑی بن کے اترے ہیں، تو اللہ کرے آپ کامیاب ہو جائیں، اور آپ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو شارٹر پاس منصوبے کے لیے آپ کی کیا فرض ہوں گے سر؟ دیکھیں سبحان سہیل صاحب، جیسا میں نے ابھی بھی ذکر کیا کہ ایک پروجیکٹ آپ کے زمانے میں وجود میں نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہیں رکھا۔ بنیادی طور پر یہ دیکھیں خالی شونٹر پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ہے علمو کھنڈ، یہ گدئی نالے سے بوبن سے جا کر سکردو کو لنک کرتا ہے، شگر تھنگ نالا، شگر تھنگ نالا سکردو میں پڑتا ہے۔ علمو کھنڈ جو بیچ میں ٹاپ ہے اس کو علمو کھنڈ کہتے ہیں۔ یہ کھنڈ جو ہے دیوسے سے بہت نیچے ہے اور ان ٹائم کھلنے والا ہے، بڑا شارٹ ڈسٹنس ہے، شارٹ، یہ لوگ پیدل اس پہ چلتے ہیں۔ ہمارا یہ تھا ویژن کہ ہم سکردو سے تھرو علمو کھنڈ، شگر تھنگ، ادھر گریکوٹ سے واپس جو ہے نا یہ جو شونٹر پاس ہے ادھر سے تھرو کر کے ہم آزاد کشمیر کے تھرو ایکسیس ہمیں اسلام آباد کو ملے۔ میں نے خود اپنی اے ڈی پی میں شونٹر پاس کے لیے، شونٹر پاس تو نہیں، شونٹر کے لیے میں نے روڈ رکھا، ٹھیکہ ٹینڈر ہوا، وہ کمپلیٹ نہیں کیا گیا، میں نے خود اے ڈی پی سے پیسے دیے، پیسے ضائع ہو گئے، لیکن وہاں روڈ نہیں بنا۔ ہمیں سکردو سے شونٹر پاس کے ذریعے ایکسیس چاہیے اسلام آباد کے لیے، کیونکہ کے ایچ بنا، اس کا کریڈٹ استور کو نہیں گیا، کیونکہ استور کے لیے ایک تو آپ نے روڈ ایکسیس نہیں دیا ہے، دوسرا ہم ٹیل پہ رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے گلگت بلتستان کے ضلع ہم سے بہت آگے گئے ہیں، ہمارا ایکسیس ابھی تک پراپر نہیں ہے۔ اگر آپ نے پراپر ایکسیس دینا ہے تو ایک تو ایکسیس آپ نے شونٹر پاس کے تھرو دینا آزاد کشمیر کو، دوسرا یہ انڈیا کا جو لنکیج بنتی ہے، مختلف پوائنٹس آزاد کشمیر میں بنے ہیں، سکردو والے ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو میرا بھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تھرو استور جو گریز کے تھرو ویلی تک جو ایکسیس ہے وہ بھی اوپن ہونی چاہیے۔ گلگت بلتستان کو جو اس وقت صوبے کے حوالے سے بات چل رہی ہے، آئینی صوبہ کے حوالے سے، تو یہ کیا آئینی صوبہ بن سکتا ہے گلگت بلتستان؟ دیکھیں سبحان سہیل صاحب، آدمی اچھائی کی بات کرتا ہے تو سوچے تو اچھائی ہو سکتی ہے، اچھائی کی ہونے کی کوئی گنجائش کہیں نہیں رکھتی۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان گلگت بلتستان میں پیسے دیتی ہے، اچھی گورننس کے لیے کام کرتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے
देखें सिस्टम को अपग्रेड करना कहीं भी कोई कबाहत नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल तो खैर एक अलग बात है, इंटरिम प्रोविंस देने में कोई अमर माने नहीं है। इंटरिम है ना, कोई आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बनाते हैं तो इंटरिम सेटअप दे दें। लेकिन मेरा डिमांड ये होगा कि देखें आप पैसे खर्च करते हैं, आप इधर इदारे बनाते हैं, लेकिन उन इदारों की तश्कील प्रॉपर होनी चाहिए। सिर्फ मिस मैनेजमेंट से हमारे जितने वसाइल हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, और फिर लोगों में जो अनसर्टेनिटी लोगों में पाई जाती है, लोगों में जो डिप्रिवेशन पाई जाती है, उसकी एक ही वजह है कि हम प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। और इस मैनेजमेंट के लिए मुख्तलिफ इदारे एक दूसरों के खातों में डाला जा रहा है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सेटअप भी कोई, मुझे नहीं लगता कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगा 2 गवर्नमेंट जो गुजरे हैं। तो आइंदा कम अज़ कम 2 चीज़ों का मेरा मुतालिबा है। नंबर 1, मेरा ज़ाती राय ये है कि हमारे इलेक्शंस, अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का मैंडेट आपने लेना है, और इमरान खान साहब फेयर इलेक्शन के बड़े चैम्पियन और अलंबरदार हैं, मेरा डिमांड है कि हमारे इलेक्शंस अगर आपने करवाने हैं तो फेडरल यानी पाकिस्तान फेडरेशन प्लस 4 सूबों के साथ एक ही दिन में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होने चाहिए। वरना ये जो फेडरल गवर्नमेंट की सरपरस्ती में जो भी इलेक्शन, प्रीवियस 2 इलेक्शन मैनिपुलेट हुए हैं और कमिंग इलेक्शन के चांसेस हैं, तो लिहाजा मेरा डिमांड ये है अगर 2 साल आपके बीच में ज़ाया होते हैं तो आप इसके लिए कोई भी सेटअप तश्कील दे दें, लेकिन हमारा इलेक्शन फेडरेशन के साथ होना चाहिए, जो फेडरेशन प्लस 4 सूबे। यहाँ पे आइनी सूबा देते हैं या अबूरी सूबा देते हैं, उससे कश्मीर काज को किस हद तक नुकसान होगा सर? देखें जी, कश्मीर काज को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। कश्मीर काज में ये देखें जो आपकी अभी रेजोल्यूशंस यूनाइटेड नेशंस की मौजूद है, उसमें प्लेबिसाइड की बात है ना। जब आप लोगों को सेटिस्फाई रखेंगे तो वो उस काज के लिए वोट करेंगे। अगर लोगों को आप तंग करेंगे तो वो खतरात उसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कश्मीर काज को देखें, इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो स्पेशल पोजीशन थी ऑक्युपाइड कश्मीर की, उसको चेंज किया। हमें भी ज़रूरत यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को थ्रू ब्यूरोक्रेसी या थ्रू किसी यानी कमज़ोर सेटअप के रन करने के बजाय आप लोगों को एम्पावर करें। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का नाम नहीं रखते हैं, लीगल फ्रेमवर्क उसका नाम रखते हैं, तो उसमें लोगों की इंडिपेंडेंस तो रहे ना। इंश्योर कर लें, इदारों को इंश्योर कर लें, आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, आपका लेजिस्लेटिव सेटअप इंडिपेंडेंट हो। उसका नाम बेशक कुछ भी रखें, लेकिन आप लोगों के जो राइट्स हैं उनको इंश्योर कर लें। हमारे नाजरीन के लिए कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा अमल है, बाप बेटे से नाराज़ होता है, बेटा बाप से होता है, रिश्तेदारियाँ ख़राब होती हैं। तो इस हवाले से आप एक बहुत ही मंजे हुए सियासतदान हैं, तो हमारे नाजरीन के लिए कोई मैसेज इलेक्शन के हवाले से? सुभान सोहेल साहब, मैं अपने मुअज़्ज़िज़ भाई और बहनें जो इस इलेक्शन के असली स्टेक होल्डर हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस एज ए जज, एज ए मेंबर, एज ए लेजिस्लेटर, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है, मैं अपने हल्के में भी यूजुअली ये कहता हूँ 2 चीज़ों पे हमारा फोकस नहीं है। नंबर 1 लीडर, नंबर 2 वोट। आप लीडर पे नज़र करें, वो आपकी कॉमन प्रॉपर्टी है। आप अपने घर की चीज़ों की हिफाजत करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी की कभी हिफाजत नहीं करते। किसी कौम को मसाइल से नजात दहिंदा उसका लीडर ही होता है। जब आपको लीडर के इंतखाब का वक्त आता है तो आप जज्बात से कम न लें, आप सोचें सब आपके इलाके के लोग हैं, आपके भाई हैं, आपके बहनें हैं, आपके सामने आती हैं, उनका किरदार है। वोट को हमेशा आखिरी दम तक सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए और इंसाफ के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, किसी लिहाज, किसी तासुब, किसी पैसे या किसी के दबाव के बगैर। ये एक इंसाफ वाली चीज़ है, आपने इंसाफ करना है और उसी आदमी को देना है जो आपकी नज़र में आपके को डिलीवर करने का अहल है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये वोट को हम इतना हल्का फुल्का चीज़ समझते हैं कि गोया देखें, ये बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है कि हर 5 साल के बाद आपको कहा जाता है कि आप अपनी क़यादत पे या एतमाद करें या तब्दील करें, वो भी वोट के ज़रिए।
जो आदमी आपके काम का है, जिसने आपको काम किया है, ऑनेस्टली आपको डिलीवर किया है, उस पर एतमाद होना चाहिए। जो आदमी डिलीवर नहीं कर सकता है, उस पर वोट के ज़रिए उसको चेंज ही करना चाहिए, नए आदमी का इंतखाब करना चाहिए। वोट की कदर जाने और लीडर को पहचाने। अगर ये दो क्वालिफ़िकेशंस हम में जिस दिन आ गई, उस दिन इलाके का, मुल्क का और हम सब की मुकद्दर चेंज हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिब खान साहब। नाज़रीन, साहिब खान साहब की गुफ्तगू आपने सुना। इन्होंने इलेक्शन के हवाले से इंतहाई मोतबर और अहम पैगाम आप नाज़रीन को दिया। अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल करें। अपने वोट का इस्तेमाल करने से पहले सोचें आप जिस बंदे को वोट दे रहे हैं क्या वो उस वोट का अहल है या नहीं। नाज़रीन, मेरा इंतखाब प्रोग्राम यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान सुभान सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।